हेलो 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 हेलो। चलो भाई साहब स्टार्ट किया जाए क्लास। क्या भेज दिया हमें? माई सेल्फ राहुल मंडल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लाइव आ रहा है, कौन लाइव है भाई साहब? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार क्लियर कर दो हमें। विश्वजीत, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार क्लियर कर दो हमें भाई साहब। ओके फाइन। तो भाई हम लोग पिछले क्लास में क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे पिछले क्लास में? अभी जो सोम का लास्ट क्लास हुआ था, हमने उसमें क्या देखा था? अभी यूट्यूब पे डाला हुआ है वो क्लास। हम लोग देख रहे थे कि स्टार्टिंग में समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होता है। हम लोग देखे थे, जैसे छोटा छोटा चीज देखे थे, जैसे कि हम लोग देखे थे एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं। नहीं, उससे पहले तो हम लोग ये देखे थे कि फोर्स क्या होता है। पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि फोर्स क्या होता है। अगर फोर्स का डिफिनेशन देखें तो फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है? क्या होता है यार? मूव हो रहा है। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। जो बचपन में आप पढ़े थे यही ना होता है डिफिनेशन। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। बचपन में डिफिनेशन तो आप यही पढ़े थे, या तो धक्का देना या तो खींचना। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल सा बात है। अब जब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटन बाबा के बारे में। याद करो, न्यूटन बाबा क्या बोल के गए? न्यूटन बाबा का नियम, न्यूटन बाबा का लॉ। के गो लॉ देके गए हैं वो? 3 गो लॉ देके गए हैं। पहला नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है जरा बताओ, या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है भाई साहब? हर एक चीज जो तुम इस दुनिया में देखते हो सब ढीठ है, खाली इंसान ढीठ नहीं है। देखे हो ये वाला मेरा लेक्चर? इसी पे वो बच्चा कॉल किया था आज को, बोलता है सर आप तो खाली हंसी मजाक करते हैं, क्लास में पढ़ाते कहाँ हैं? हम बोले बेवकूफ हो क्या जी? अगर तुमको इनर्शिया का मतलब हम ढीठ समझा रहे हैं तो उसको हंसी मजाक करना कहते हैं? हम बाद में पता चला कि वो लड़का असल में स्टूडेंट था ही नहीं, उसको कोई दूसरा कोचिंग वाला कॉल करवा के परेशान करवा रहा था हमें। भाई साहब ये सब भी चीजें होती है, हम लोगों को बहुत चीजें झेलना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में हम लोग बात किए थे लॉ ऑफ इनर्शिया का। नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं जड़त्व का सिद्धांत। इनर्शिया को, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व। ठीक लिखे जी, ऐसे नहीं लिखते शायद।
अच्छा एक चीज पता है, बॉय माने बॉय माने क्या होता है? अबे बोलो, बॉय माने नहीं जानते हो क्या? हाँ, बॉय माने बॉय होता है, बॉय माने लड़का नहीं होता है। कहने का मतलब ये है ना कि सब चीज का हिंदी मतलब जानना जरूरी नहीं है। वो इनर्सिया मतलब जड़त हुआ था का किए जान के तुम कुछ कबाड़ पाए क्या? कुछ नहीं कबाड़ा भाई साहब। इनर्सिया माने क्या होता है ये समझना है। तो पिछले क्लास में जब यूट्यूब पे मेरे क्लास वो डाला हुआ है, वहां पे मैंने ये डिस्कस किया था कि इनर्सिया का मतलब क्या होता है। इनर्सिया का मतलब क्या होता है? ढीठपंती, इंसान का ढीठपंती। नॉट ओनली इंसान, हर एक बॉडी में क्या होता है? ढीठपंती होता है। और ढीठ आदमी कैसा होता है जरा बताना, ढीठ आदमी कैसा होता है? कुछ बोल दो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा उसको, जब तक कि दो चार घुसा दो चार चप्पल उसको नहीं पड़े। यही ना होता है जी ढीठ आदमी। कोई असर पड़ता है ढीठ को? कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये न्यूटन बाबा क्या बोले पता है? न्यूटन बाबा बोले कि जो ढीठ है उसको तुम कुछ बोल दो, वो ढीठे रहेगा, अपने आप में बदलाव नहीं करेगा। ढीठ का डिफिनेशन तो यही ना होता है। तो उसी तरह अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्टे में रहेगा, समझो। अगर सुतल है तो सुतले रहेगा। और खेल रहा है कोई बच्चा, वो तो खेलते हैं क्रिकेट। बात बुझे कि नहीं? कहने का क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ इनर्शिया में चीजें क्या बताया गया कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट। पिछले क्लास में हम लोग डिफिनेशंस वगैरह कुछ भी नहीं लिखे थे, हम लोग सिर्फ फील किए थे कि क्या होता है फिजिक्स, क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पिछले क्लास में नो डेफिनेशन नथिंग। इसलिए हो सकता है बच्चा हमें मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश किया हो, मे भी कि मास्टर तो बकैती कर रहा है खाली। देखो यार ध्यान से समझो, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, बोलो, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। नहीं तो बॉडी क्या करेगा? विल रिमेन इन रेस्ट। और क्या? इफ अ बॉडी इज इन मोशन। कैसा मोशन? कैसा मोशन? अबे 9th क्लास में पढ़े थे। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति से चल रहा है ना? और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी तेज भाग रहा है कभी स्लो भाग रहा है। बात समझो, समझ में आया? तो ये कौन से मोशन के बारे में बात किए हैं? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, मतलब समान गति से हमेशा दौड़ रहा है। बात समझ में आया? तो इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी समान गति से समान गति के चाल में है, समान चाल में दौड़ रहा है, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी क्या करेगा? उसी यूनिफॉर्म मोशन में लगा रहेगा। इन देन द बॉडी विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? कब तक? जब तक until and unless some external force is applied. Until and unless some external force is applied. इसी को पिछला लेक्चर में हम रिलेट किए थे। अगर कोई सुता हुआ है, ढीठ है बच्चा, सुतले रहेगा, है कि नहीं? ढीठ है, सुतले रहेगा, रेस्ट में है। कब जगेगा? जब कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो कब जगता है? जब तक उसको एक आध झापड़ नहीं लगे, और नहीं तो जब तक उसके चप्पल फेंक के मम्मी मार के फेंक नहीं उठाए। यही ना होता है भाई साहब। यही चीज पिछले क्लास में लेक्चर में हम रिलेट करवाए थे कि भाई साहब वो जो चप्पल फेंकाया दैट इज फोर्स। और जो आदमी सुता हुआ है, जो बचवा सुता हुआ है, वो ढीठ है, वो रेस्ट में है। और चप्पल फेंकाया तो क्या हुआ? फोर्स लगा। तो जैसे चप्पल हुआ पड़ा, अकबका के उठा। बात समझो, अपना मोशन कैसा था उसका? पहले रेस्ट में था,
अब फिर चेंज कर दिया किसमें, मोशन में आ गया। बात समझ में आया? अरे बोलो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अगर कोई सुता है तो सुतले रहेगा, और कोई दौड़ रहा है तो कौन से स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन, है कि नहीं? ढीठपंथी का मोशन है ये, नहीं? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, इनर्शिया मतलब अगर हम बोल रहे हैं ढीठ है, तो अच्छा बताओ किसके अंदर आलस ज्यादा होगा, मोटा आदमी के अंदर कि पतलका आदमी के अंदर? दोनों के अंदर होगा। नहीं, सीधा सा बात है, तुम देखना जो ज्यादा थोड़ा मेरे से एकदम पुष्ट पुष्ट होता है, पेट टूट निकला हुआ है, वो लोग थोड़ा ज्यादा आलसी होता है, बैठा है तो बैठले रहेगा एक जगह, होता है कि नहीं है? लेकिन एकदम पतला दुबला, अरे वहां कहाँ देख रहे हो यार, जीवंत आदमी यहाँ है, यहाँ देखो यार। सुनो बात को, अगर अबे अब तू वहां कहाँ देखने लग गया, यहाँ देख। सुनो बात को, कहने का क्या मतलब है, भूल गया यार क्या बोल रहे थे हम। अच्छा हम आलस से रिलेट कर रहे थे, हाँ। अगर कोई ज्यादा मोटा है, ज्यादा भारी भरकम आदमी है तो क्या हो रहा था, उसमें थोड़ा आलस ज्यादा होगा। जैसे खाया पिया एकदम मस्त है, एकदम सुतल है आराम से, समझो, तो उसमें आलस ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आलस ज्यादा रहेगा तो हम लोग ना इसको इनर्शिया से रिलेट करेंगे। आलस इज इक्वल्स टू इनर्शिया, ढीठपंथी इज इक्वल्स टू इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मतलब समझ में आया? मतलब कि मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया है, एक मापने का पैमाना है। ये बात समझ में आ रहा है? जेई मेंस का सवाल है ये, बात समझ में आया? कौन सा जेई मेंस? वो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी के लिए, बात बुझे वो वाला। अब क्या बोले हम, एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट क्या बोल दिए, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या बोले कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये पॉइंट को तुमको याद रखना है अपने कंपटीशन के लिए। अब हम लोगों का उद्देश्य तो आईआईटीज में जाने का है नहीं, हम लोगों का उद्देश्य उससे बढ़कर है। हम लोगों का उद्देश्य अब क्या है, जल्दी से सरकारी नौकरी लेना है। बात समझो। अब तुम जैसे ही डिप्लोमा पास करोगे, कौन सा एग्जाम में बैठोगे, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम, नहीं? या फिर अगर तुम्हें बीटेक करना है तो तुम्हें कौन से एग्जाम में बैठना पड़ेगा, डिप्लोमा टू डिग्री के एग्जाम में। तो ये सब चीजें पूछी जाती है। बात समझ में आया? तो ये जो पॉइंट बताए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना चाहते हो लिख लो जल्दी से। न्यूटन बाबा का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो ढीठ है वो ढीठे रहेगा, जो सुतल है सुतले रहेगा, दौड़ रहा है तो दौड़ते रहेगा, नहीं? until and unless some external force is applied on it. until and unless का क्या मतलब होता है? ए बाबू सुनो, until and unless का क्या मतलब होता है? तब तक जब तक, बात समझ आया? कब तक? जब तक सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तब तक नहीं होगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स, चपलवा उठा उड़ले उड़ले गलवा में नहीं पड़े। बात बुझे कि नहीं? यानी तो रूम पार्टनर से रिलेट करो, सुता हुआ है, क्लास का टाइम हो गया है, दोनों रूम पार्टनर हो, हाँ, सुता हुआ है, टाइम हो गया है रितेश सर का क्लास का, रे उठ रे उठ उठ उठ। जब तक लात नहीं मारेगा तब तक नहीं उठेगा। बात बुझे? हाँ खींच लो खींच लो। अबे फोटो कहाँ खींच रहे हो यार, तुमको ये नोट्स मिल जाएगा अभी, अभी फट से मिल जाएगा। जैसे तुम्हारा जाने से पहले तुम्हारे मोबाइल में आएगा नोट्स, काहे टेंशन ले रहे हो? संजीव बाबू गुड इवनिंग। चीजें समझ में आ रही हैं? ये सारी चीजें तो यार 9th क्लास में ही पढ़े होगे, है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे यार, जल्दी करते हैं थोड़ा। क्या क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ सेकेंड लॉ में करते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है?
पूरा था, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर रहा हूं। हमारे कोचिंग का नाम क्या है? F2A। व्हाट डू यू मीन बाय F2A? फर्श से अर्श तक। हम ये मान के चल रहे हैं, अभी जो आप लोग मेरे पास आए हो ना, चाहे जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप 10th करके आए हो। मैं ये मान के नहीं पढ़ाऊंगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ के आए हो। बात समझ में आया? तो भाई साहब 10th करके आए हो, हम ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 10वीं का बच्चा बैठा है, ठीक है? अब 10वीं के बच्चे को हमको कैसे पढ़ाना है, हम वो उस तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है बोर हो रहे हैं तो भाई साहब मत पढ़ो हमसे, सीधा सा बात है। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका तो भाई यही रहेगा कि हम आराम से तुमको बेसिक से उठाएंगे और एकदम कंपटीशन लेवल तक ला के छोड़ेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव में ये चीजें पूछी जाती हैं और ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाएंगे यूनिट 1 खत्म होने के बाद। बात समझ में आया? तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था बताओ तो जरा। ये चीजें हैं तो बहुत छोटे छोटे चीज, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पढ़ा ही नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, किसी तरह टान खींच के पास किया होगा, है? तो भाई साहब थोड़ा सा रिकॉल कर लो ना क्या गया है, और कुछ तो नई चीजें पता चल ही रही हैं। तुम्हें पता था क्या मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? क्या तुम इसको रिलेट करने के लिए कभी सीखे थे कि इनर्शिया को हम ढीठपंथी से रिलेट कर सकते हैं? कभी सोचे इस प्रकार से? कभी नहीं सोचे। अब सोचे ना। अरे तो सोचो, यही तो सोचना है, यही तो करना है। इंजीनियर का मतलब क्या होता है? यू आर गोइंग टू बी अ सिविल इंजीनियर, एंड स्पेशली सिविल इंजीनियर इज लाइक अ जुगाड़ू। हर चीज का जुगाड़ उसको साइट पे मिल जाता है। सुने हो ना, इंजीनियर मतलब जुगाड़ू। तो भाई साहब तुमको उस तरह से अपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है, ठीक है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? सोया हुआ है तो सुतले रहेगा। कब तक सुतल रहेगा? जब तक कोई चप्पल ऊपर उसके ऊपर में कपार में नहीं आया। चप्पल आया मतलब फोर्स आया। ए भाई साहब तुम ऐसे समझो, ये कोई बॉडी है, ठीक है? इसका मास कितना है? m है। बात समझो, ठीक? अब तुम एक बाबू ये बताओ कि अगर हम इसमें धक्का दिए, किससे धक्का दिए? F से धक्का दिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ धक्का दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। अब जैसे ही मूव किया तो इसमें क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया। एक बात हमेशा याद रखना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है इनडायरेक्टली कि अगर कोई बॉडी में फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी का मोशन हो रहा होगा, अगर वो मूव कर रहा है तो। ऐसा क्या जरूरी है क्या कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाए तो वो मूव करने लग जाए? क्या ये जरूरी है? एकदम जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो मूव करना शुरू किया, अगर इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, अगर एक स्टेटमेंट तुमको दे देता है, देखो अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ना ऐसा स्टेटमेंट तुमको दे देगा घुमाने के लिए कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन an acceleration is associated with the body। क्या बोले हम कि जैसे ही एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक एक्सीलरेशन उसके बॉडी में आ गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मे और मे नॉट बी। जरूरी नहीं है कि अगर फोर्स लग रहा है, दिवलमा में हम फोर्स लगाए तो क्या इसमें एक्सीलरेशन आया? क्या ये मूव किया? क्या नहीं मूव किया ना भाई साहब। ये वाला स्टेटमेंट कब सही होगा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है? कहने के लिए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बट इट्स इंटायरली फिजिक्स। पूरा का पूरा फिजिक्स है भाई। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं जेईई मेंस का जो क्लास लेता हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, ठीक है? इसलिए तुमको इतनी सारी चीजें हम रिलेट करा पा रहे हैं। बात समझ में आया? ध्यान से समझो। तो हम क्या बोले कि अगर कोई बॉडी में फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा। कब आएगा? कब आएगा? व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। ये बात समझ में आया? तो न्यूटन बाबा अपने दूसरे नियम में क्या बोले
नियम में बोले कि अगर कोई फोर्स लगेगा और वो बॉडी मूव किया तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन कितना आएगा ये कैसे बताओ। अच्छा, एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। पढ़े हो ना ये वाला पार्ट? क्या होता है ये लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एनीवन? अभी देखो, अभी अगर हम ये सब चीज डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या क्लियर होगा ये सारी चीजें? सिलेबस में नहीं लिखा है कहीं पे लीनियर मोमेंटम पढ़ाना है भाई साहब। सिलेबस में लिखा है टाइप्स ऑफ फोर्स बताइए, लेकिन आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है? क्या होता है लीनियर मोमेंटम? मान लो कि कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉल है, उस बॉल का मास कितना है? m है, और वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बात समझे? कोई बॉडी है जिसका मास कितना है? बॉल है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी कितना है? v, मतलब एक बॉल को v वेलोसिटी से तुम फेंके, तो लीनियर मोमेंटम जो बन के आता है वो आता है मास इंटू वेलोसिटी। याद आ गया है? क्या कहते थे हिंदी में? कुछ और कहते होगे इसलिए तुमको याद नहीं पता था शायद। हिंदी पता था? उसके मतलब हिंदी से तुमको पता था ये वाला चीज? वॉट एवर। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब तुम ये पढ़े होगे एक चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टकराने से पहले जो मोमेंटम था टकराने के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा। ये सब चीज पढ़े थे ना, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो, न्यूटन बाबा अपने सेकेंड नियम में कहे कि भाई साहब कितना फोर्स किस पे लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि भाई साहब ना उसके मास पे डिपेंड कर रहा है इंटायरली, ना उसके वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मान लो हम तुमको एक झापड़ मारे, इमेजिन हमारे हाथ का कुछ मास है, और जब टकराया तो कुछ वेलोसिटी से टकराया है। अब तुम बताओ तुमको कितना जोर से चोट लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? हम कितना तेजी से हाथ चलाए हैं उस पे डिपेंड करेगा, कि मेरा हाथ कितना भारी है उस पे डिपेंड करेगा? दोनों पे डिपेंड करेगा। नहीं, यहां से नहीं समझ में आया तो तुम ऐसे सोचो कि कैसे 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 ऐसे समझो, एक भारी पत्थर है, हम भारी पत्थर फेंक के मारे, थोड़ा भी छोटा, बहुत धीरे भी मारेंगे तुमको चोट लगेगा, लगेगा ना? लेकिन एक छोटा सा पत्थर है, समझो एक छोटा सा पत्थर है और तुम बहुत तेजी से जा रहे हो, या छोटा सा एक मक्खी ही है या एक कीड़ा ही है, ठीक है, तुम बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो और अचानक से तुम्हारे चेहरे पे लगता है, चोट लगता है कि नहीं? लगता है ना? उतना छोड़ो, पानी की बूंदें जब बारिश होती है, गाड़ी चलाती हो, चेहरा पे कैसा लगता है? चोट लगता है? हाँ एग्जैक्टली, सुनो तो, लगता है कि नहीं चोट? मतलब क्या हुआ, बारिश की बूंद तो यार बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, मास होता है क्या? जो भी है, लेकिन क्या हुआ, एक तो वो स्पीड से आ रहा है और तुम भी स्पीड से आ रहे हो, तो वेलोसिटी नहीं, तो मास वहां कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है। तो भाई साहब तुमको कितना चोट लगेगा, क्या वो सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, या सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या? दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और दोनों पे डिपेंड करने वाला कौन सा क्वांटिटी होता है? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? मोमेंटम। मतलब कितना फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। अब मान लो जब तुम्हारे से बॉडी टकराया, तो बॉडी टकराया और तुम भी साथ साथ उसको चलने लग गए। तुम सोचो जब कैच लेते हो, क्रिकेट खेलते हो, हैं, कीपर क्या करता है? जब बॉल आता है फास्टर का, फास्ट बॉलर का, स्पिनर का तो फट से स्टंप मार देता है, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग करता है बुमराह, अभी जैसे क्या नाम है जी, उमरान मलिक, कितना 157, अबे इससे पहले जो था हाँ मयंक यादव, उमरान, अच्छा मयंक यादव भी फेंका था ना आईपीएल में 2024 वाले में 157 समथिंग। हाँ देखते हो कि नहीं? देखते हो ना? हाँ,
तो अब जब फास्ट बॉलिंग किया तो क्या करता है, पीछे खींचता है। काहे भाई, काहे पीछे खींचा, समझो, यहां से रिलेट करो चीजों को। क्या हो रहा है, जब बॉल हाथ में आया, सपोज दिस वन इज अ बॉल, जैसे हाथ में आया तो भाई साहब अगर हम यहीं पे हाथ रखेंगे तो क्या होगा, अचानक से बॉल रुक गया कि नहीं, मतलब जस्ट मेरे हाथ से टकराने से पहले बॉल का अपना कुछ मोमेंटम रहा होगा, उसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी कुछ रहा होगा। अब जैसे ही हमारे हाथ पे टकराया तो एकदम नैनो सेकेंड्स में फट से क्या हो गया, जीरो आ गया। वेलोसिटी जीरो हो गया कि नहीं, मास तो जीरो नहीं हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब मोमेंटम अचानक से क्या हो गया, घट गया। नहीं, मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम का घटने का दर बहुत ज्यादा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम के घटने का दर। मोमेंटम चेंज हुआ, पहले जब मेरे हाथ पे टकराया था बॉल, टकराने से जस्ट पहले मान लेते हैं कि उसका मोमेंटम कितना था। एग्जांपल मान लेते हैं कि मास है मान लो 0.5 kg और कितना से चल रहा था, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल आ रहा था। तो मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम को P से दर्शाते हैं, मोमेंटम कितना हो गया 0.5 इंटू 140, 140 की जगह 150 कर दो, हम लोग रिलेट ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बॉल कितना स्पीड से आया है, 150 के स्पीड से, तो कितना हो गया देखो तो जरा, 15×5 = 75 kg किलोमीटर पर आवर। मोमेंटम कितना था, 75 kg किलोमीटर पर आवर। बॉल मेरे हाथ में टकराने से पहले कितना मोमेंटम था उसमें, 75 kg किलोमीटर पर आवर। अब अचानक से हम हाथ रख दिए तो क्या हुआ, 1 सेकंड भी लगा क्या, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी लगा क्या, तुरंत क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम हो गया ना ये, इसको बोल रहे हैं पी आई, इनिशियल मोमेंटम। नहीं, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम तुरंत जीरो हो गया। टाइम कितना लगा, टाइम लगभग एकदम जीरो के आसपास है। नहीं, सपोज 0.0001 सेकंड लगा, ऐसा बहुत कम सेकंड लगा ना, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम कितना था। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ कि फाइनल मोमेंटम कितना था माइनस इनिशियल मोमेंटम, बोलो बाबू, माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब तो यही हुआ ना, क्या, चेंज इन मोमेंटम को कैसे दिखेंगे, डेल्टा पी से। बात समझ में आया, तो फाइनल मोमेंटम को किससे लिख रहे हैं, पी एफ से, और ये पी आई से, इनिशियल मोमेंटम। मतलब डेल्टा पी बराबर कितना हो गया, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और अगर हम लोग इसी पे बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम लोग इसी पे बात करें कि कितना रेट से चेंज हुआ, मतलब मोमेंटम तो बदला लेकिन कितना जल्दी बदला, यही ना हुआ इसका मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो बाबू, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ कि चेंज तो हुआ डेल्टा पी, लेकिन कितना टाइम में हुआ, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी आई, और टाइम कितना लगा उसको चेंज होने में, टी। बोले बाबू, अब यहां से रिलेट करो चीजों को, अब यहां से चीजों को रिलेट करो। 0.5 kg बॉल था, कितना स्पीड से बॉल फेंका था,
150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बॉलरवा बॉलिंग किया 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मेरे हाथ में आने से पहले, हम कीपर हैं इमेजिन, तो मेरे हाथ में आने से पहले बॉलवा का मोमेंटम कितना है, पी आई 0.5 kg इंटू 150, 15 × 5 = 75, 15 kg इंटू किलोमीटर पर आवर। ये है क्या इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना है 0। मतलब हम जैसे ही हाथ रखे, हम पीछे नहीं किए हाथ, क्या किए हैं, तुरंत मेरा क्या हो गया है वहीं पे एकदम, नहीं। तो भाई साहब टाइम बहुत कम लिए हैं, 0.001 सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, बात समझो। अगर इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग ये काम करें कि ये जो टाइम है, इस टाइम को हम बढ़ा दें, इस टाइम को मान लो हम 5 सेकंड कर दें, इस टाइम को हम 5 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया नहीं जी, हैं 2 सेकंड कर देते हैं सब कुछ, क्या 2 सेकंड कर दिए। हम लोग क्या कि ऐसे खींचे हैं, नहीं तो धीरे धीरे इसको खींचे ना, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। तो ये जो मेरा चेंज हुआ 75 से, अभी कितना हो जाएगा वैल्यू जरा बताना। पहले रेट कितना था, पहले रेट मेरा कितना आ रहा था, देखो ध्यान से, पहले रेट 1 हम लिखते हैं, ठीक है। पहले रेट 1 कितना था, 75 डिवाइडेड बाय 0.0001 कितना हो जाएगा, 10 गो 4 गो, बहुत ज्यादा हो गया नहीं जी, 75 और 4 गो 0, इतना हो गया नहीं है, व्हाटएवर जो भी है। और रेट 2 बताओ तो कितना हो गया। ये डाटा देने से क्या होता है ना, चीजें रिलेट होती हैं आराम से। रेट 2 कितना हो जाएगा, होगा तो उतना ही, पी आई माइनस पी एफ तो उतना ही होगा 75, नहीं, लेकिन डिवाइड भी कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो डाटा कितना बढ़ गया, देखो एकदम कम हो गया कि नहीं, 37.5। भाई साहब कितना अंतर हो गया, देख रहे हो, बात समझ में आया। तो टाइम अगर हम बढ़ा दिए तो मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एकदम बदल गया। तो भाई साहब सेकेंड लॉ में जो हमारे न्यूटन बाबा थे, सेकेंड लॉ में हमारे न्यूटन बाबा ने यही कहा, क्या कहा, सेकेंड लॉ में न्यूटन बाबा ने यही कहा, क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ फोर्स applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, ये स्टेटमेंट को थोड़ा समझे क्या हम लोग, क्या बोले वो, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब फोर्स जो भी लगेगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा कि भैया तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है। बात समझ में आया क्या। अब जरा बात को ध्यान से समझो थोड़ा सा। फोर्स इक्वल टू हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था ना, कांस्टेंट आता था, और इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय, बोलो होगा। अब बाबू ये वो बात बताओ तुम हमें, यहां एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि के का वैल्यू कितना होने जा रहा है 1, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो जाएगा, बोलो ना हाँ। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मास बदलता है क्या, क्या बदल रहा था, खाली वेलोसिटी है ना बदल रहा था, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलो कोई दिक्कत है? और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये,
यही तो है चेंज इन रेट, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही ना लिखा हुआ है। और इसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। याद करो, सब भुला गए तुम लोग क्या? सेकंड सेमेस्टर में वो लोग पढ़े हुए हैं जी, है पढ़े हुए हो ना? तो इस तरह से नहीं पढ़े थे क्या? थोड़ा बहुत था। तो ये क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से आया था डेरिवेशन F = ma। ये चीज तो पढ़े हुए थे कि F = ma होता है, लेकिन ये आया कैसे? ये ऐसे आया। हाँ मतलब दूसरा तरीका नहीं, यही सही तरीका है। असल में तुम पढ़े हमेशा ये हो, लेकिन आया किस तरह से? ये ऐसे आया भाई साहब। अब हम लोग खाली जो पढ़े थे 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में उस तरह से थोड़ी पढ़ेंगे। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन हम लोग उसको इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। समझ में आया बात? ये क्या है आपका? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है? स्टेटमेंट क्या है? सबको नींद आ रहा है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? कि the amount of force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum। सिंपल है, चीजें समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक और चीज पढ़ लें क्या? हम लोग खत्म कर लेते हैं एटलीस्ट। क्या? कौन सा खत्म कर लें? कितना टाइम हो गया? ज्यादा समय हो गया क्या? आधा घंटा हुआ है क्लास का? नहीं तो इतने में बोर हो गए यार? रात्रि जागरण चल रहा है बच्चे का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इसी थर्ड लॉ को डिस्कस करते हुए हम लोग आए थे इंटरनल रिएक्शन फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स पे बात किए थे। हमने जो पिछला लेक्चर किया था उसमें ये सारी चीजें लिख के नहीं बताई थी, सिर्फ हम लोग डिस्कस किए थे, फील करवाए थे, चीजें लिखी हुई नहीं थी। अब जो आज का क्लास है वो असल में हमारा स्टार्टिंग क्लास है। पहले वाला क्लास क्या था? इंट्रोडक्शन क्लास था, कि आप ये तो समझो कि रितेश सर क्या पढ़ाने वाले हैं। अब ये जो चीज है ये हमारा फर्स्ट क्लास है यूनिट 1 का, ठीक है? तो भाई साहब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहे? पहला लॉ में कहे ढीठ है तो ढीठे रहेगा, सुतल है तो सुतले रहेगा। दूसरा लॉ में बोले कि देखो ढीठ पंक्ति को तोड़ना है, इनर्शिया को तोड़ना है तो चप्पल फेंक के मारना पड़ेगा। कितना जोर से चप्पल फेंकेंगे? F = ma, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? अब भाई साहब यहां पे हो गया खेला, पता है क्या? भाई साहब दो रूममेट है, समझो, समझे कि नहीं? आधा पढ़ के निकल के चल दिया। वो हमने तीसरा का लॉ पढ़वे नहीं किया भाई साहब कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था। वो क्या किया? अच्छा इनर्शिया है, सुता हुआ है, क्लास हो गया टाइम, उठो जी उठो, लात मार के उठा रहा है, हैं? सेकेंड लॉ भी पढ़ लिया था, मार तो दिया। तीसरा का लॉ क्या कहता है कि तुम शेर तो हम भी सवा शेर। नहीं जी, अब पता चला जैसे तुम एक झापड़ मारे, पकड़ा दिया एक झापड़ तुमको भी घुमा के। बात समझो, रिएक्शन के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना। अब भाई साहब तुम तो सरकार लॉ पढ़वे नहीं किए तो गड़बड़ हो जाता नहीं। तो थर्ड लॉ में क्या बोले? क्या बोले बोलो? कि एवरी एक्शन, तुम जो भी काम करोगे, एवरी एक्शन हैज क्या? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट का स्पेलिंग सही लिखे है क्या? डबल एस नहीं होता है ना? इक्वल एंड अपोजिट, बात समझे क्या?
हर एक्शन का, एक्शन मतलब तुम जो फोर्स लगाए हो, तुम जो फोर्स लगाए हो। अब यहां पे चीजों को समझना है, अब यहां पे चीजों को समझना है, ये एक्शन का क्या मतलब है और ये रिएक्शन का क्या मतलब है। इस चीज को हम डिटेल में बात किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। क्या बात किए थे? एक्शन का क्या मतलब होता है, एक्शन का क्या मतलब हुआ? एक्शन का मतलब हुआ कि द फोर्स दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नली, ये बोतल है, हमने इस पे फोर्स लगाया, हमने जो लगाया दैट इज आवर एक्शन, हम इस पे मारे, पचक गया या नहीं पचका मान लो, हम इस पे मारे तो क्या हमको चोट नहीं लगेगा? चोट कौन लगाया? इसका मतलब ये भी तो हमको मारा, मारा कि नहीं मारा? एक्शन किए, हम मारे, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो वो भी रिएक्शन फोर्स लगाया, इसका मतलब लगाए ना। तो एवरी एक्शन, एक्शन मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, एक्शन मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। बात समझ में आया? और रिएक्शन मतलब, रिएक्शन मतलब हम यहां पे फोर्स लगाए तो हम तो एक्सटर्नली लगाए, लेकिन ये जो बोतलवा था, यहीं पे न्यूटन बाबा बोले इसके अंदर इनर्शिया था, इनर्शिया था ना, ये रेस्ट में था ना, हम इसको मारे ना, तो क्या हम मेरा उद्देश्य क्या था कि हम इसको जगाना चाह रहे थे, हम इसको मूव कराना चाह रहे थे। बात समझो। हेलो, कौन? हेलो 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 हेलो। ओके, आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देना हमें। चलो, सिर्फ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, क्या बात कर रहे थे भूल गए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे जो हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है का क्या मतलब हो रहा था कि हमने अगर फोर्स लगाया तो क्या होगा, उधर से भी कोई ना कोई फोर्स आएगा। इस क्यों आया पता है? अगर हम किसी को जबरदस्ती उंगली करने के लिए जाएंगे, डिस्टर्ब करने के लिए जाएंगे, तो घुमा के हमको मारवे करेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? ये चुपचाप अपना रेस्ट में था, हम आज जबरदस्ती उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाए ना, तो ये अपना इनर्शिया में था ना, इसके अंदर ढीठपंथी था ना, हम इसके ढीठपंथी को तोड़ने के लिए गए ना। हर एक बॉडी चाहता है कि हम ढीठ ही ढीठ रहे। बात समझ में आया? हम उसके ढीठपंथी को तोड़ना चाह रहे हैं, तो ढीठपंथी क्या वो टूटने देगा इतना आसानी से? वो भी कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ताकि उसके ढीठपंथी को हम ना तोड़ सकें, उसके इनर्शिया को ना तोड़ सकें। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और रेस्ट में रहने के लिए वो क्या करेगा, वो भी फोर्स लगाएगा। अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाए, वो भी 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या ये घूमे गया कहीं? कहीं नहीं मूव किया, वो यहीं रह गया, खुश है, देखो हम तो जीत गए। बात बुझे कि नहीं? अगर हम 2 न्यूटन फोर्स लगाए तो फिर भी मूव नहीं किया, वो वहीं पे है। लेकिन जैसे ही हम 3 न्यूटन फोर्स लगाए, मूव कर गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको जो है सहने का क्षमता कितना था? 2 न्यूटन तक ही था। बात समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कितना फोर्स हमको लगाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ये तो इसका अपना गुण है ना, हम पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है? क्या कहे हम कि भाई साहब, हर कोई अपना इनर्शिया बनाए रखना चाहता है, रेस्ट में है
तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। जबरदस्ती अगर तुम उंगली करना चाहोगे, जबरदस्ती अगर तुम फोर्स लगाना चाहोगे, जबरदस्ती अगर एक्शन देना चाहोगे, जबरदस्ती अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहोगे, तो वो भी क्या करेगा, एक इंटरनल रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। वो भी क्या करेगा, इंटरनल रिएक्शन फोर्स ऑफ द बॉडी क्रिएट करेगा। ये बात समझ में आया? रिएक्शन क्या मतलब हुआ, इंटरनल रिएक्शन फोर्स ऑफ द बॉडी टू कीप इट इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहने के लिए जो रिएक्शन, जो इंटरनल फोर्स वो लगाता है, उसी को क्या कहते हैं, ये इट के जगह पे इटसेल्फ कर दो, ज्यादा समझ में आएगा। कीप इटसेल्फ। बोलो ये वाला बात क्लियर हुआ, समझ में आया बात? बहुत ही बारीक पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक्शन क्या है। बचपन से पढ़ते आए हो एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, लेकिन एक्शन है क्या? एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल फोर्स, और रिएक्शन क्या है, भीतर से जो वो लगाया। अच्छा एक बात बताओ, क्या रिएक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स हमेशा बराबर होगा? एक लिमिट तक होगा। अभी तक आप लोग पढ़े कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नहीं? बात समझो, ये बॉडी रेस्ट में था, ये बॉडी अभी रेस्ट में है, हम इसको ढकेल के हिलाना चाह रहे हैं, नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा, लेकिन थोड़ा सा हम फोर्स लगाए, ये हिल गया, ये हिल गया, तो क्या वो उतना ही रिएक्शन दिया क्या? नहीं दिया। बात समझ में आया? वो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज वैलिड ओनली फॉर क्लास 9th। समझ में आया? ठीक है, लेकिन यहां पे अब क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिएक्शन फोर्स का। बात समझ में आया? और इसी के बाद हम क्या डिस्कस किए थे, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया? ये तीनों लॉ को हम लोग बारीक से समझे। आज के क्लास में जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, उसको लिख के उसको बारीक से समझा। उस समय तो मैंने ऊपर ऊपर से चीजों को बताया था ना, आज हम लोग क्या किए, पूरा डिटेलिंग किए उसका। बात समझ में आया बाबू? अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे, हम लोग बात करेंगे कितना तरह का फोर्स होता है। बात समझ में आया? हम लोग उसके बाद असल पॉइंट में आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो ये डिस्कस किया कि फोर्स क्या है और फोर्स के कितने कितने लॉ न्यूटन बाबा ने दिया और मोमेंटम क्या होता है, ये जानना जरूरी था कि नहीं था? आधा से ज्यादा चीज तो भूल गए थे तुम लोग। बताओ, समझ में आया बात? अब इसमें बोलेगा मास्टर तो सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए नहीं रहा, तो नहीं पढ़ा रहा है मास्टर भाई। समझ में आया बात? ठीक है, अब ये नहीं जानोगे तो कहां से सिलेबस में घुसेंगे? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बाकी मास्टर और रितेश सर में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं। फिर तो वही आया, टॉपिक लिखे खत्म, सिलेबस खत्म, बच्चा खुश, मास्टर खुश, सब खुश। लेकिन क्या नौकरी लग तो हो तो ना बाबू? कॉन्सेप्ट चाहिए चीजों का, समझ में आया? फील करना है उसको, डीएनए में बसाना है। बात समझ में आया? चलो फिर इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलो भाई साहब। हाँ कर लो।